चले, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट आपका उसमें भी है, सिविल जज के सिलेबस में भी है, ठीक है। और उसके अलावा ये इधर भी है, इंस्पेक्टर लीगल में भी है। इसका सिंपल आपको मैं बता दूं कि जी लड़का 18 साल, लड़की 16 साल, इससे कम अगर शादी करते हैं तो समझा जाए तो वो इसी एक्ट के तहत आता है कि जी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के तहत वो एक ऑफेंस है, ठीक है। और उसमें सेक्शन 3, 4, 5, 6 यही कहता है कि जी जो करने जो सरमनाइज कर रहे हैं मतलब माँ बाप, वो भी ऑफेंस में शामिल होंगे, और जो निकाह ख्वाह है वो भी उसमें शामिल होगा, और जो पर्सन उसकी मतलब उसमें इन्वॉल्व हैं वो भी उसमें शामिल होंगे, और उसकी फिर सज़ा बताएगी, ये कोई 6 महीने सज़ा है, ठीक है। और वो तरीक़ाकार भी बताएगा कि जी इसकी कंप्लेंट कौन करेगा, इसकी कंप्लेंट यूनियन काउंसिल करती है, ठीक है। चलें, कहता है इसका प्रेम्बल क्या है, ठीक है। एन एक्ट टू an act it has been to restrain the solemnization of marriage, रिस्ट्रेन दी चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है कि जी कम उम्र में शादी ना हो, उसके लिए ये लॉ बनाया गया है, कम उम्र में शादी ना हो, ठीक हो गया। आगे कहता है इसमें बताया क्या कहते हैं, इट एक्सटेंड टू पंजाब ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वेयर एवर दे मे बी, ठीक है। और ये आपका पंजाब में अप्लाई होता है, और जो मतलब पाकिस्तान में मतलब जहाँ पे भी वो ये बंदे रह रहे हैं वो उन पे अप्लाई होगा, ठीक है। एंड अप्लाइज टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तमाम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वेयर एवर दे मे बी, वेयर एवर दे मे बी का मतलब है कि वो जहाँ पे मर्जी हो, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे मर्जी हो। यही सेम चीज़ आपका मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में भी सेम चीज़ है। एक आपकी 2019 में उन्होंने एक 2017 में एक प्रपोजिशन दी थी कि जी निकाह हुआ है लाहौर में, और वो आपकी वो मिस्टर ए चला गया लंदन में, लंदन से जाके डिवोर्स दे रहा है, तो क्या वो लंदन ला के डिवोर्स देगा या इधर पाकिस्तानी ला के देगा? तो वो बताता है कि जी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में भी ये बताया गया कि जी मुस्लिम फैमिली लॉ अप्लाई टू ऑल सिटीजन ऑफ, ऑल सिटीजनिंग बात करता है, वो करता है ऑल मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान, ऑल मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान वेयर एवर दे मे बी, कि जहां मर्जी हो, वो आपका लंदन हो, पिशावर हो, या फिर आपका बेल्जियम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहां मर्जी हो, उन पे मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस अप्लाई होगा। मतलब वो तलाक देगा तो वो तलाक के एक नोटिस जो है यूनियन काउंसिल को भेजेगा, और एक बीवी को भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ की इसका मतलब है कि जी पाकिस्तानी सिटीजन जहाँ मर्जी हों उन पे ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट अप्लाई होगा। मुस्लिम फैमिली इसमें भी उसका भी वो दो का मेरा ख्याल दो है जी, सेक्शन खुल जाते हैं सही, ठीक है, दो का दो है आई थिंक। अच्छा, एट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, एट वंस का मतलब क्या है कि जैसे ऑफिशियल गजट में पब्लिक नहीं, उन्होंने बताया कि जी इट शैल कम इनटू फोर्स एट फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1920। अब उन्होंने ऑफिशियल गजट में एक डेट दे दी थी कि जी इस डेट को अप्लाई होगा, ऑफिशियल गजट में दे दी थी। अब ऑफिशियल गजट कब में कब पब्लिश हुआ था? ऑफिशियल गजट में वो डेट नहीं बताई गई, ठीक है। एक डेट बताई होती है जो कि वो आपका ऑफिशियल गजट की होती है, और वही आपकी आगे अगर कह देते हैं सेल कम इनटू फोर्स एट वंस, ये है आपका ये 1 अक्टूबर 1929, इस डेट को ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ है ये एक्ट, इस डेट को ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ है, और उसी ऑफिशियल गजट में लिख दिया है कि जी ये अप्लाई होगा आपका
1 अप्रैल 1930 से, 1 अप्रैल 1930 से। अगर हम पीछे आ जाएं तो आप देखें कि जैसे ये है आपका, ये 2 मार्च 1965 को ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ, ठीक है। और आगे वो कहता है शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, उसी डेट को वो लागू हो गया था, उसी डेट को वो उसी डेट को वो लागू हो गया था, ठीक हो गया, ठीक है। उसी डेट को वो लागू हो गया था। ये आपने थोड़ी चीजें देखनी है। आगे आगे कहता है आपका डेफिनेशंस, डेफिनेशंस के वो बताता है कि जी चाइल्ड मीन्स अंडर दी चाइल्ड इफ मेल 18 साल से कम है, ठीक है। इफ मेल, अगर मेल है तो 18 साल से कम हो तो, ठीक है। चाइल्ड हु, इफ मेल 18 साल से कम, ठीक हो गया। अब मेल है तो 18 साल की एज, फीमेल है तो आपकी 16 साल की एज, तो उसको हम कहेंगे कि चाइल्ड। और चाइल्ड मैरिज कौन सी होती है? मीन्स मैरिज ऑफ, मैरिज आइदर कंट्रैक्टिंग पार्टीज, आइदर कंट्रैक्टिंग पार्टीज इज चाइल्ड। हो सकता है कि वो आपका लड़की छोटी हो या लड़का छोटा हो, दोनों में से कोई भी एज में कम हो सकता है, तो वो आपका कहेंगे वो आपकी चाइल्ड मैरिज से मुराद चाइल्ड मैरिज के जिसमें एक लड़की या लड़के की एज, मतलब कोई भी पार्टी हो सकती है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज मीन्स दी मैरिज ऑफ कंट्रैक्टिंग पार्टी इज चाइल्ड, कोई एक पर्सन जो है चाइल्ड, वो मेल या फीमेल 18 साल से कम या 16 साल से कम है। गवर्नमेंट पंजाब माइनर मीन्स जो ऐसा ऑफ आइदर सेक्स नॉट अटेन दी एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से कम जो होगा उसको माइनर कहेंगे। यूनियन काउंसिल मीन्स वो आपकी यूनियन काउंसिल जो पीछे हमने बता दी गई है आपको, अब भी पता है, ठीक है। आगे कहता है पनिशमेंट फॉर मैरिंग अ चाइल्ड, कहता है हु इफ अ पर्सन नॉट बीइंग माइनर कंट्रैक्ट अ मैरिज, कंट्रैक्ट अ चाइल्ड मैरिज, एक पर्सन जो है वो माइनर नहीं है, ठीक है, मतलब वो 18 साल से कम नहीं है, वो मैरिज कंट्रैक्ट अ चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज मतलब वो जो है आपका शादी करता है जो 18 साल से कम या 16 साल से कम जो कोई भी है, मतलब आपका फीमेल है तो 16 साल से कम से करता है। ही शैल बी पुनिश्ड फॉर इम्प्रिजन व्हिच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ और विद फाइन ऑफ 50,000 रुपीज, 6 महीने सजा और 50,000। और उसके बाद कहता है आप पनिशमेंट फॉर सोलमनाइजिंग, कहता है परफॉर्म हु एवर परफॉर्म कंडक्ट आर डायरेक्ट, कंडक्ट परफॉर्म करता है, कंडक्ट करता है या डायरेक्ट करता है एनी चाइल्ड मैरिज, एनी चाइल्ड मैरिज, ठीक है, शैल बी पुनिश एक्सटेंड टू 6 मंथ और 50,000 रुपीज, 6 मंथ और 50,000 रुपीज, सजा तकरीबन वही रहेगी। Unless proved that he has reason to believe that the marriage, the child was not child, marriage of child was, अब जो बंदा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, या आपका कंडक्ट कर रहा है या डायरेक्ट कर रहा है, परफॉर्म जैसे आपका ये मौलवी साहबान वगैरह, ठीक है, ये आपका मौलवी साहबान जो आपके आके निकाह पढ़ाते हैं, ठीक है, वो अगर पढ़ाते हैं तो उनको भी 6 महीने सजा होगी, लेकिन यह है कि जी
उन्होंने प्रूव करना है, अनलेस ही प्रूव, जब तो अगर वो प्रूव कर देते हैं कि जी जो हमने शादी की है वो आपकी चाइल्ड नहीं है, वो चाइल्ड नहीं है, तो फिर उस सूरत में उनको माफी मिल सकती है। अगर कहता पनिशमेंट फॉर पेरेंट और गार्डियन कंसर्न चाइल्ड मैरिज, कहता है वेयर अ माइनर कंट्रैक्ट अ चाइल्ड मैरिज, where a minor contract a child marriage, any person having charge of the minor, जो पर्सन जिसके पास चार्ज है, वादर पेरेंट है या गार्डियन है, और इन अदर कैपेसिटी, इन अदर कैपेसिटी के, आप देखें पेरेंट गार्डियन, गार्डियन वो अगर जी पेरेंट ना हो तो गार्डियन बन जाता है, या दूसरी कैपेसिटी में बच्चे का चार्ज है, जैसे आपका ईदी ईदी ट्रस्ट। अब जो लावारिस बच्चे हैं वो किसके पास चले जाते हैं, वो ले जाते हैं ईदी ईदी, या आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ले जाता है, तो उनके पास भी चार्ज है, वो अदर कैपेसिटी में वो पर्सन आ जाएंगे। ठीक है, आपका वो पर्सन आ जाएंगे जिनकी माइक ऑन है, वो माइक ऑफ कर दें। अदर इन अदर कैपेसिटी वो कोई, जैसे आपका ईडी ट्रस्ट या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। ठीक है, lawful or unlawful who does any act or promote marriage or permit to solemnize, और वो इजाजत देते हैं, ठीक है, परमिट करते हैं solemnize और नेग्लिजेंटली प्रिवेंट टू, या तो इजाजत देते हैं या फिर नेग्लिजेंटली उसको रोकते नहीं है, फेलने रोकने में, नेग्लिजेंटली उसको फेल कर देते हैं रोकने में। ठीक है, मतलब लापरवाही बरतते हैं, वो कहते हैं कि चलें जी होने होने दें। ठीक है, तो उस सूरत में शैल बी पुनिश बाय 6 मंथ और 50,000। सजा तकरीबन सब में सेम ही है। ठीक है, प्रोमोट द एक्ट, डज एनी एक्ट टू promote, एनी एक्ट टू promote, या फिर आपका कहता है या फिर नेग्लिजेंटली, negligently fail to being परफॉर्म solemnize, solemnize होने से, वो रोकने से में नाकाम हो जाता है, तो क्या होगा, उसको 6 महीने सजा होगी। प्रोवाइडेड दैट नो वुमेन शैल बी पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, नो वुमेन शैल बी पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, किसी वुमेन को आप जेल नहीं भेजेंगे, उसको फाइन वगैरह लगा सकते हैं, वुमेन को इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, कोई भी उम्र है तो उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। इसी ये देखा, आपने देखा कि जी आपका रिमांड भी आपका फीमेल्स का नहीं होता। ठीक है, फीमेल्स का रिमांड नहीं होता। 167 CRPC कहता है कत्ल और डकैती में तो उसका रिमांड हो सकता है, वरना उसको जुडिशियल कर देते हैं। आगे कहता है फॉर द पर्पस दिस सेक्शन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, ये प्रिज्यूम किया जाएगा, until contrary proved that the minor contracted marriage contracted the child marriage or person having charge of negligently failed to prevent the marriage of being solemnized। ठीक है, कहता है कि जी आपका अगर शादी होती है, चाइल्ड मैरिज होती है, ठीक है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी, शेल का वर्ड है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि जी ये आप उन्होंने जान के किया है, और जो पेरेंट्स वगैरह हैं वो नेग्लिजेंटली, मतलब वो आपका नेग्लिजेंटली फेल हुए हैं प्रिवेंट, मतलब शादी को रोकने में उन्होंने लापरवाही बरती है। ठीक है, आप उनका नेग्लिजेंट एक्ट किया है उन्होंने, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी। सपोज वो कहें कि जी हमने तो रोका था लेकिन नहीं रुके, या हम वो कोई और प्ली लें, तो कोर्ट की प्रिजम्पशन क्या होगी कि नहीं, इन्होंने ये जान के कराया है, जो आपका 129 में प्रिजम्पशन के बारे में बताता है, और 129 आपका QSO। ठीक है, वहां पे भी प्रिजम्पशन होता है, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी कोर्ट ने प्रिज्यूम करना है कि जी ये जो बच्चे ने शादी की है, या जो इनका जो पर्सन हैविंग चार्ज है, जो पेरेंट्स हैं, गार्डियन हैं, या कोई दूसरी अथॉरिटी में जो रखे हुए हैं, तो उन्होंने नेग्लिजेंसी अपनाई है।
आगे कहता है imprisonment for not awarded, imprisonment to be awarded for offense under section 3. कहता है notwithstanding thing contained in section 26 जनरल क्लासेस एक्ट, जनरल 6, ये फाइन के रिलेटेड है, ये आपका फाइन से रिलेटेड है, ये आपका फाइन से रिलेटेड है। कहता है आपका नाज एनीथिंग कंटेन एनीथिंग कंटेन इन आर 64 भी है कि जी आपका ये भी फाइन से रिलेटेड है, पीपीसी। ठीक है। अ कोर्ट, अ कोर्ट sentencing the offender under section 3 shall not be competent to direct that in default of फाइन इम्पोज शैल अंडरगो एनी टर्म ऑफ पनिशमेंट। ठीक है। कहता है कि जी अगर आपका फाइन लगाते हैं, फाइन पे नहीं होता, तो इसका मतलब कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं होगी कि उसको फिर कह दे कि जी आप फाइन ना पे करने की सूरत में, जैसे 164 में बताया गया कि 1/4 आप टाइम, मतलब जितनी सजा दी गई है उसका 1/4 आपने जेल में रहना है, या मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम होता है कि जी अगर फाइन नहीं पे करते तो मजीद 6 महीने आप जेल में रहेंगे। नहीं, इसमें फाइन पे नहीं भी होता तो फिर आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, फाइन पे नहीं होता तो इम्प्रिजनमेंट आपको नहीं होगी। आगे कहता है जुरिसडिक्शन अंडर दिस एक्ट नॉट एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 90, सेक्शन 90 191 जो बताया गया है कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट पे, नो कोर्ट अदर देन द मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ट्राई डिफेंस। ठीक है। नो कोर्ट, यहाँ पे वो सिंपली कह रहा है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है, मतलब मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास थर्ड क्लास नहीं ले सकता, ये कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। आगे कहता है कॉग्निजेंस एंड ट्रायल। कहता है अ फैमिली कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट ऑफ यूनियन काउंसिल। ठीक है, कि यूनियन काउंसिल कंप्लेंट करेगी, फेल नहीं, वरना नहीं। ठीक है, यूनियन काउंसिल की कंप्लेंट पे फैमिली कोर्ट उस पर कर सकती है। फैमिली कोर्ट एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शैल कंडक्ट द ट्रायल ऑफ ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 164। आपका जो सेक्शन 20 है ना, सेक्शन 20 आपका फैमिली कोर्ट एक्ट का, वो बताता है कि जी जब आपका वो शेड्यूल ऑफेंसेस बताई गई हैं, मतलब और उसका शेड्यूल है, शेड्यूल 1 है फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में, उसमें 2 पार्ट हैं शेड्यूल के। एक पार्ट में वो बताया गया है 10 किस्म के दावे कौन से कर सकते हैं, और शेड्यूल पार्ट 2 जो है उसमें ऑफेंसेस बताई गई हैं, जैसे 337A1 F1, या आपका जो है वो 342 से 46 तक है, या 509 है। ऐसी ऑफेंसेस जो अगर हस्बैंड करता है बीवी पर, या बीवी करती है हस्बैंड पर, तो उनकी कागनिजेंस फैमिली कोर्ट ले सकती है सेक्शन 20 के तहत। ठीक है। तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि जी उस सेक्शन के तहत आपका वो कोर्ट लेगी। आगे कहता है आपका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट कोर्ट टेकिंग cognizance under this act under this act shall, unless dismissed under the 203, either take preliminary inquiry or direct make preliminary inquiry under 202 के तहत आप इंक्वायरी कर सकते हैं, डायरेक्ट अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सबऑर्डिनेट टू, और डायरेक्ट अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू टेक इट और मेक इंक्वायरी। ठीक है। वो कोर्ट जो कागज लेगी वो आपका इंक्वायरी खुद भी कर सकती है, या इंक्वायरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से करवा भी सकती है। ठीक है। मजिस्ट्रेट मतलब मजिस्ट्रेट इस पे इंक्वायरी होल्ड कर सकता है। आगे कहता है पावर टू इशू इंजंक्शन प्रोहिबिटिंग मैरिज इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है। कहता है नॉट स्टैंडिंग थिंग कंटेन एनी द लॉ फॉर द टाइम, नॉट notwithstanding anything contained in contrary to this act, बावजूद इस एक्ट के जो इसके अगेंस्ट बताया गया है। ठीक है। अ कोर्ट
if satisfied the information laid before it through a complainant, कौन होगा? यूनियन काउंसिल, or otherwise that child marriage is contravention of this act. Child marriage is contravention of this act has been arranged or about to be solemnized, या अरेंज हुई है या अभी होने वाली है, मतलब अभी निकाह होना है. इशू इंजंक्शन, वो क्या करेगी? इशू इंजंक्शन अगेंस्ट द पर्सन मेंशन क्लास 2, 3, 3, 4, 6 प्रोहिबिटिंग सच मैरिज. वो आपका स्टे दे सकती है कि जी ये आप मैरिज ना करें. ठीक है, जैसे यूनियन काउंसिल कंप्लेंट देती है कि जी ये फलां डेट को ये शादी होगी जिसमें लड़की की उम्र 14 साल है या लड़के की उम्र 15 साल है. ठीक है, तो वो स्टेनिंग ऑर्डर दे सकती है. आगे कहता है नो इंजेक्शन अंडर सेक्शन शैल बी इशूड अगेंस्ट एनी पर्सन अनलेस कोर्ट प्रीवियसली गिवन नोटिस टू सच पर्सन हैज अफोर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग श्योर. मतलब इंजेक्शन देगी तो जिसके खिलाफ इंजेक्शन देगी उसको पहले सुनेगी फिर इंजेक्शन देगी. मतलब ऐसे नहीं अगर इंटरम रिलीफ दे दे, यूनियन काउंसिल ने कंप्लेंट फाइल की और इंटरम रिलीफ दे दे और इंजेक्शन दे दे, नहीं, नोटिस करेगी, वो पर्सन आएगा, उसको सुनेगी, सुन के फिर इंजेक्शन देगी. शैल का वर्ड है, लाजमी उसको सुनेगी फिर ही है. चलें जी, 1 मिनट तक मेरी मीटिंग एंड होगी तो बस ये आपका एक्ट भी कंप्लीट हो गया. आगे कहता है अ कोर्ट आइदर इट्स ओन मोशन और दी एप्लीकेशन एग्रीड बाय रिसेंड और अल्टर ऑफ अंडर सेक्शन. कोर्ट जो है एग्रीव पार्टी की एप्लीकेशन पे या कोई दूसरा पर्सन आके ऑर्डर करता है तो उस स्टे ऑर्डर को ख़त्म भी कर सकती है और उसको अल्टर भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है. आगे कहता है वेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड कोर्ट shall afford applicant opportunity of being of appearing in person pleader. आप प्लीडर खुद भी पेश हो सकते हैं और प्लीडर के थ्रू भी अपेयर हो सकते हैं. एंड कोर्ट में रिजेक्ट द एप्लीकेशन होली और इन पार्ट. ठीक है, आप कोर्ट जो है वो होल भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है या इन पार्ट भी कर सकती है. आगे यही चीज़ है, आगे कुछ भी नहीं है. आगे डेफिनेशंस, बस वो मेरे ख्याल दोबारा आ गया. बस ये है आपका आपका चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट. इजी है ये, कोई मुश्किल नहीं है. ये पढ़ना है, बाकी हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बाकी 2-4 एक्ट कर लेंगे. 9 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, 9 में जो है स्टे दे सकती है और मतलब और कोई इंजंक्शन इशू कर सकती है.